की क्या पार्टी में अब शामिल सिसोदिया, मनीष सिसोदिया और सोरेन पर भी सवाल आएंगे? क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। कैंपेनिंग के ग्राउंड पर इंटरिम बेल मिलना कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ था, इस बार पहली बार हो रहा है। और जो जस्टिस खन्ना ने जो बेल ऑर्डर में कहा है 5 साल में एक बार चुनाव आता है, तो क्या ये प्रेसिडेंट अगले बाकी के नेताओं पर भी अप्लाई होगा? वो भी अप्लाई कर सकते हैं आप बेल के लिए? देखिए, जो आदेश में लिखा है उससे साफ है कि ये जो प्रेसिडेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और इसके जो 3 पहलू हैं उसको समझना ज़रूरी है कि निश्चित तौर पर व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूँ कि बेल देना सही था, क्योंकि बेल एक लोगों का अधिकार है। लेकिन कानून का जो शासन होता है उसकी 2 बातें हैं। पहला कि सही बात को सही तरीके से करेंगे, दूसरा समानता से करेंगे। ये बात सही तरीके से नहीं हुई है, क्योंकि बेल एप्लीकेशन के बगैर इंटरिम बेल मिलना गलत है, ये पहली बात है। दूसरी बात, चुनाव प्रचार का अधिकार कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, नेताओं का कोई विशिष्ट वर्ग नहीं हो सकता। इन 3 लिहाज से ये गलत है। और बेल के बारे में एक जो बड़ी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं उसके अनुसार बेल लोगों का एक अधिकार है, ये कोई बख्शीश नहीं है कि बख्शीश के तौर पे हम डिस्क्रिशनरी तरीके से इसको दें। और उसमें 2 बातें बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि आने वाले समय में बेल वाला, क्योंकि नए आपराधिक कानून भी लागू हो रहे हैं और जो संविधान में जो जीवन का अधिकार है उसके तहत बेवजह किसी को जेल में रखा नहीं जा सकता। तो 2 बातें उसमें जो आएंगी कि ये बोला गया कि आदतन अपराधी नहीं हैं, और दूसरी बात ये बोली गई कि देर से गिरफ्तारी की गई जांच जब मामला दर्ज होने के बाद। ये दोनों बातें तो बहुत सारे लोगों में होती हैं, और अगर ये दोनों बातें सही हैं तो फिर 40 दिन भी गिरफ्तारी में क्यों रखना पड़ा? ये बातें सही हैं तो फिर उनको 1 जून को क्यों सरेंडर करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण में राजनीति और चुनाव जब खत्म हो जाएगा और जब नए आपराधिक कानून लागू होंगे और जेलों में जब 1.5 गुना ज़्यादा लोग जेलों में बंद हैं, तब ये सवाल निश्चित तौर पर आएगा कि जमानत का जो विषय है उस विषय पे एक मनमाने तरीके से संवैधानिक व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि क्या इसके बारे में स्पष्ट नियम कानून बनने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार। हाँ जी मनीष, मैं 2 बातों पर थोड़ी बातचीत करना चाहूँगी समझने के मुद्दे से, कि जब किसी भी व्यक्ति का, अमूमन पर्सन ए जो कि जेल में बंद है और उसके बेल की जो बात है, उसके बेल को आप डिनाई तब कर रहे हैं इस मामले में जब आप कहते हैं कि एक विशेष प्रावधान है और किसी भी तरह से संविधान का जो संवैधानिक ढांचा है उसके हिसाब से लिबर्टी जो है वो एक प्रीसीडिंग प्रिंसिपल है। तो इसमें विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके बेल डिनाई किया जाए या प्रीसीडिंग प्रिंसिपल्स को हम देखें, इस पर कहीं एक संतुलित जो मार्ग है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। दूसरी बात कि जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो इसको तो कहते हैं कि यहां बेल नहीं देना चाहिए था, लेकिन बाद में इक्वालिटी का प्रिंसिपल जो है वो हम कहते हैं कि ये कोई राजा नहीं था, ये कोई रूलर नहीं था, कानून के सामने सब बराबर हैं। तो यहां पे हम इक्वालिटी के प्रिंसिपल को इन्वोक, इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ, तब हम वो प्रिंसिपल छोड़ के और कहते हैं यहां कुछ आपको विशेष नहीं। तो राज्य जब नागरिक पे कोई कानून इस्तेमाल करेगा तो विशेषाधिकार का इस्तेमाल करेगा, लेकिन नागरिक जब कहेगा कि इक्वालिटी का प्रिंसिपल या लिबर्टी का प्रिंसिपल या राइट टू लाइफ से रिलेटेड हो, तब आप कहेंगे नहीं मैं विशेषाधिकार। तो कहीं ना कहीं राज्य जब नागरिक पर अपना बल इस्तेमाल करता है तो राज्य पे भी जस्टिसेबल और एक रीजनेबल बैलेंस लगाया जाता है। और मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इतना कुछ सोच के एक दिन बिना बोले बेंच उठ गई और मैं देखती रही कि आखिर कहां वो बैलेंस खींचते हैं, और सुप्रीम कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती कम से कम। नहीं, देखिए 2 बातें मैंने पहले बोली थी कि सही बात सही तरीके से होना जरूरी है, और जो बेल के जो नियम हैं वो सीआरपीसी में दिए गए हैं, और जो अंतरिम जमानत का जो नियम है वो सिर्फ इसलिए बना था कि अगर जमानत की अर्जी के डिस्पोजल में विलंब हो तो उसके लिए अंतरिम जमानत का एक प्रबंध उसमें उन्होंने किया है। मेरा अपना बड़ा स्पष्ट मानना है कि देश में लाखों लोग जेलों में बंद हैं और कानून के सामने जब सब लोग बराबर हैं तो जमानत की जो बातें जो इसमें बोली गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, भले ही उन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं माना जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में नज़ीर माना जाता है।
तो मेरा मानना ये है कि सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए नहीं, बड़े लोगों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए ये जो जमानत के जो मापदंड हैं उनका पालन होना चाहिए। तब सही मायने में समानता, जीवन की स्वतंत्रता और जो लिबर्टी है उनका एक निचले स्तर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मुकाबला में चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि उसके बाद इशू तो पॉलिटिकल हो गया है। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने छक्का मारा है। आम आदमी पार्टी कहती है कि वो बीजेपी इज क्लीन बोल्ड हो गए हैं। इस पर जवाब हम दोनों की तरफ जाएंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। मुकाबला में आपका स्वागत है। अब सवाल पूछेंगे सारे पैनलिस्ट से कि केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद क्या इंडिया ब्लॉक को ताकत मिलती है और क्या किसकी इनफैक्ट बढ़ रही है आफत। एक तो इशू डाइल्यूट हो रहा है, शायद आपको इस बात का एहसास हो रहा होगा, और अगर आफत बढ़ रही है तो क्या भाजपा के लिए या इंडिया ब्लॉक के बीच में ही। मारिया जी देखिए, जो कल फैसला आया उस फैसले ने एक बात तो तय कर दी कि इस देश के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक सिग्नल मिल गया है कि आप वो इररिपेयरेबल डैमेज मत करिए। और जब अरविंद केजरीवाल बाहर निकल कर आए तो इस बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि एक वो बढ़िया ओरेटर है। तो जब उन्होंने बात रखी तो आज आप और हम भी इस बात पर बहस कर रहे हैं, लेकिन पिछले 50 दिन के अंदर देश के अंदर मुद्दा जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है और वो मोदी जी का अन्याय है। उसके अंदर जब अरविंद केजरीवाल अब आ गए हैं तो उस लड़ाई को और ताकत मिल जाती है। ताकत मिल जाती जी। है। अनमोल पवार, मुद्दे जो इंडिया ब्लॉक के हैं वो अरविंद केजरीवाल के नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है क्या? देखिए, मुद्दे देश की जनता के हैं और देश की 140 करोड़ जनता के मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ जो अन्याय किया गया, 750 से ज्यादा किसानों को शहीद होना पड़ा और उन्हें एमएसपी का दाम नहीं दिया गया, उनका कर्ज माफ नहीं किया गया, वहीं पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया। और हम इसे अपना सौभाग्य मानते हैं मारिया जी कि हम एक ऐसे नेता के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और हर वो शख्स इस देश का जो संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखता है, उसे इस देश से तानाशाही हटाने का अवसर मिला है। ये हमारा सौभाग्य है। और हम जी जान से मेहनत करेंगे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए। होता है आज, और आपके जो टॉप 3 हैं वही आकर के जवाब देते हैं, तो ये तो आपके लिए परेशानी बढ़ गई है। नहीं मारिया जी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। परेशानी किसके लिए बढ़ी है ये नीरज जी जानते हैं बहुत बेहतर। जब केजरीवाल जी बाहर आकर के ये बात बोलेंगे कि ये तो लोग सिर्फ मुझसे डरते हैं, इनको तो सिर्फ केजरीवाल का डर सका रहा है, सिर्फ मैं इनका मुकाबला कर सकता हूं, तो उसी टाइम पसीने छूट गए थे राहुल जी से लेकर के, तेजस्वी जी से लेकर के, स्टालिन जी, सबके, कि ये तो बाहर आए हैं तो हम पे ही बरस रहा है। क्योंकि अभी तक राहुल जी इतने दिन से कर रहे थे, पर नीरज जी ने एक शो में नहीं बोला कि वो अच्छे ओरेटर हैं। अच्छा ओरेटर तो अब आया, 20 दिन के लिए टहलने के लिए आए हैं। ये लोकतंत्र को रोज मारने वाले लोगों को ये भी नहीं पता था कि कभी लोकतंत्र अमर है तो उसके लिए हम कुछ अच्छी बातें बोल दें। पर अब तो बाहर आ गए, पूरा मौका मिल रहा है, लोगों के बीच में जाइए, लोगों के सामने मुद्दा बिल्कुल साफ है, लोगों के पास। मैं बस 5 सेकंड आप याद करिए, एक ऐसे किरदार, राजनीतिक किरदार से आप डील कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल में, जो कि पहला व्यंग बाण जो है वो शीला दीक्षित पर करते थे। बहुत चीजें हुई थी। अब निर्भया जी का एक बहुत ही दुखद दुर्घटना दिल्ली में हुई, और उसके बाद ऑटो रिक्शा के जो पीछे के हिस्से थे उन पे क्या लिखा गया। आज उसी दिल्ली में मैं देख रही हूँ कि मेहरौली में जब ये रोड शो निकला, आप ये समझ लीजिए कि इंच इंच मैंने नापा है आज गलियों का, और मुझे ये भी नज़ारा दिखा कि कांग्रेस का एक दल जो है वो कांग्रेस का झंडा लेके और हाथ लेके और केजरीवाल जी को माला पहनाने के लिए खड़ा था। आप दिल्ली में घूम के पूछ लीजिए लोगों से, यहाँ के लोकप्रिय अब वो नहीं रही शीला दीक्षित आज भी, और वही केजरीवाल जी थोड़े दिन के बाद दिखता था कि शीला जी से उन्होंने अपने रिश्ते अच्छे किए। तो किस तरह के किरदार से आप डील कर रहे हैं राजनीति में, जी, तो इसकी चिंता हमें होगी, पक्ष जो है आपको भूलना नहीं चाहिए कि अपने कद से ऊंचे को जब आप लॉब करते हैं
तो बॉल जो है जाके वहां पे मार सकती है। और ये बार बार आज नहीं, कब से, कोविड के समय से हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि अरविंद जी जो है वो दिल्ली के मुखिया होने की हैसियत से उनकी जो नीतियां होती थी कोविड को लेके, क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसमें काफी कुछ नोकझोंक चलती रहती थी। तो ये एक बात है कि केंद्र की सरकार भी इसी भूखंड में, राज्य की सरकार भी इसी भूखंड में, इसी बात की अहमियत है। तो आज जब वो निकले तो देश के सामने के मुद्दे इंडिया अलायंस के बजाय पूरा देश जो है वो सुना आज। अब देखिए अब क्या हो गया, कहां से कहां बातें पूरी पहुंच गई। जी बस 10 सेकंड जवाब देना चाह रहे थे, जल्दी से हमें मैं बस 10 सेकंड ले रहा हूं। मैं बिल्कुल मनीषा जी की बात से एग्री करता हूं। इसीलिए तो चिंता कांग्रेस पार्टी को है, पर उनके एक पॉलिटिकल किरदार की ज्यादा चिंता हमको नहीं है। जो ईडी के नोटिस को वो नहीं कह रहे थे ना, और कहते मध्य प्रदेश में जाना है, वहां नोटा से भी छोटा आए थे और गुजरात में लिख करके साइन करके दिया था पूरी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सरकार हमारी बन रही है, और क्या हालत हुई, 126 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। इसलिए पॉलिटिकल किरदार की चिंता हमको नहीं है, चिंता तो उनको है जिनके साथ बैठे थे। शीला जी को क्या कुछ नहीं कहा और आज कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, तो चिंता उन्हीं को होगी। तो है थोड़ा कियोस तो रहेगा यहाँ पर, उनके खिलाफ है पंजाब में, और यहाँ पर साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ नैरेटिव में तो कुछ कंफ्यूजन। जमानत जब दो छोटी बातें, एक तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की पराकाष्ठा पार कर दी सिद्धार्थ ने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जैसा अहंकार है वैसे इनके प्रवक्ता का है, क्योंकि वो अपने गठबंधन के साथी को इज्जत वो नहीं देते, वो हमसे भी उम्मीद करते हैं कि हम वैसी बात करें। और दिल्ली में तो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि यमुना में पानी बहुत बह चुका है। आज जो वो आरएसएस की जो पिछले 75 साल की जो साजिश थी उस संविधान को खत्म करने की, उस संविधान को बचाने के लिए आज हम लोग साथ आए। और जहां तक रही पंजाब की बात, वो तो आपको पता ही है ना, ये तो एस्टैब्लिश्ड है कि भाजपा का तो खाता नहीं खुल रहा है, वो तो जो भी नंबर्स आएंगे वो तो इंडिया गठबंधन के पास आने वाले हैं। लास्ट वर्ड राम कृपाल जी के लिए। यमुना में बहुत पानी, मारिया जी हो गई जो आप साफ नहीं कर रहे हैं। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि केजरीवाल के बाहर आने से वोट पर क्या फर्क पड़ेगा मैं ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि वोटर 90% वोटर डिसाइडेड होता है। हम ही लोग जितने हैं बैठे, किसी से पूछ लीजिए कि किसी ने किसी का भाषण सुन करके अपना मन बदला है क्या, आपको कोई नहीं मिलेगा। तो जनता जो है वो ज्यादा विसंगतियों को यथार्थ ढंग से जीती है, वो सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों को, बहुत आर्थिक विसंगतियों को जीती है, वो एकदम डिसाइडेड पहले से रहती है। तो मेरा ये कहना है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह आ जाए, उससे जरूरी नहीं कि आपका वोटर बढ़ जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया, ओबीसी 2014, 17, 19, 22 4 साल में 10 सालों में 4 इलेक्शन हुए, चारों इलेक्शन में ओबीसी बीजेपी से इंटैक्ट है। अब वो केजरीवाल के जेल रहने या बाहर निकलने से ओबीसी कहीं नहीं जाने वाला है। और मध्य प्रदेश में जो अभी चुनाव आया है, बिकॉज ऑफ ओबीसी इतनी बड़ी सफलता मिली है। तो मेरा यह कहना है कि जो समाज का सबसे बड़ा तबका है ओबीसी, जो 100 में 60, मारिया जी, वो राहुल जी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री को रिएक्ट करना पड़ता है। तो इस देश का जो ओबीसी है आज वो राहुल जी की बात सुन रहा है कि जातिगत जनगणना होगी, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी को बार बार बोलना पड़ रहा है। मेरा बस ये कहना है कि ये सब जो इश्यूज हैं, ये क्या बस सोशल मीडिया और नैरेटिव सेटिंग में है या जनता भी इस पर सोच रही है? आप ये देखिए, मध्य प्रदेश में इनके 3 इशू थे। राहुल गांधी ने कहा जातीय जनगणना, इंडिया अलायंस, और एक और कोई चीज थी, मैं उसको भूल गया क्या। सारे इशू फेल हो गए। आपने जातीय जनगणना की बात कर दी थी नीतीश कुमार, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए। नीतीश कुमार खुद ही हाँ वही देखिए, आरक्षण पे मेरा भी जो लेटेस्ट लेख आया उसमें बिल्कुल क्लियरली है कि अगर आरक्षण की बात, ओबीसी की बात होगी तो जातीय जनगणना कराना एक संवैधानिक मजबूरी होगी। पर मैं अभी अरेस्ट वाली बात पे हूँ। अरेस्ट वाली बात पे 3 बातें आएंगी। पहली बात ये कि लोगों को जेल में बंद रहने पर वोट देने का संवैधानिक अधिकार हासिल नहीं है। अगर कोई जेल में बंद है तो वोट नहीं दे सकता है, लेकिन उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है बशर्ते वो कन्विक्टेड नहीं हो 2 साल से ज्यादा। अब क्या चुनाव प्रचार जीवन के अधिकार की तरह महत्वपूर्ण है? और चुनाव प्रचार के लिए अगर लोगों को बेल मिलने लगी तो हर आदमी नॉमिनेशन करेगा और बोलेगा कि मुझे बेल मिलनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि एक नए तरीके का जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रहा है, जो कानून और अदालतों के लिए एक नई चुनौती रहेगा। चलिए देखते हैं आगे, इस पर बहस जारी रहेगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीषा प्रियम, रामकृपाल सिंह, नीरज मिश्रा, विराग गुप्ता, सिद्धार्थ यादव और एडवोकेट अनमोल पवार।